नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मशहूर संतूर वादक सम्मानित श्री मंगेश जी जगताप। मंगेश जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कहीं ना कहीं आप वो बिरले शख्सियत कहलाते हैं, खासतौर से देवी अहिल्या की नगरी के, जिन्हें संतूर वादक के बतौर काफ़ी पहचान मिली हुई। और यहीं तक पहचान आपकी नहीं, पूरे मालवा की धरा की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, न क्यों ना बात की जाए देश भर की, उन चुनिंदा संतूर वादकों में आपका नाम गिना जाता है। क्योंकि एक बिरली प्रतिभा के धनी कहे जा सकते हैं आप। जिस तरह से आपने अपने जीवन को यूँ कहे कि पिछले 1.5 दशक से लगातार संतूर को समर्पित कर दिया, यानी कि शहर की जो एक क्लास के जो सुधी संगीत के जो श्रोता हैं वो आपको हर समय सुनना चाहते हैं, खूब पसंद करते हैं। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए हम जन्मदिन के बहाने आपकी इस कला को, आपकी इस बिरली कला को सुनना भी चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे। आपके व्यक्तित्व को जिस तरह से आपने निखारा है उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे आपके बचपन की, बाल्यकाल की, स्कूलिंग की, माता पिता की, किस तरह के आपको सीख और संस्कार मिले हैं। पहली प्रतिक्रिया के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आदरणीय बालकृष्ण मुले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे द प्राइम टॉक चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सर, आप बहुत बिरली शख्सियत है और आप इसे सामान्य तौर पर दिखाने वाले व्यक्तित्व नहीं है। आप तो बिल्कुल इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके साज को सुन रहा हूँ तो मैं खुद अभिभूत हूँ, रोमांचित हूँ कि इतने बड़े कलाकार। यूँ भी हमारा शहर तो बहुत बिरली शख्सियतों के धनी लोगों का शहर कहा जाता है। किस तरह आपकी स्कूलिंग हुई, माता पिता का क्या नाम है, आपका जन्म कब हुआ है? मेरा जन्म इंदौर से ही है। 1979 में मेरा जन्म हुआ और इंदौर में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा श्री सुभाष जी जगताप ये फॉरेस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, आजकल रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। मदर मेरी मुंबई से थी, लेकिन शादी के बाद वो इंदौर ही शिफ्ट हो गई। और मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि आजकल पूना में है, ब्रिस्टोन लिमिटेड में, जो ब्रिस्टोन की जो टायर की जो कंपनी है उसमें मैनेजर है। और मेरा स्कूलिंग यहाँ इंदौर से ही पुष्पकुंज स्कूल एक हुआ करता था यहाँ MIG कॉलोनी में, तो 8th तक वहाँ हुआ। उसके बाद स्वामी विवेकानंद स्कूल जो अपना जंजीर वाला चौराहे पे, वहाँ पर मेरा 12th हुआ। देन उसके बाद M.Com मैंने गुजराती कॉमर्स कॉलेज से किया है। बिल्कुल, आपके जीवन का सफ़र मेरे जीवन के सफर से काफी मिलता जुलता। आप भी श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के रहने वाले, आपकी स्कूलिंग आगे जाके स्वामी विवेकानंद से हुई और गुजराती कॉलेज से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। क्या बात है। जन्मदिन की बात होती है तो कहीं ना कहीं बाल्यकाल के हम जन्मदिनों को याद करना चाहते हैं। किस तरह याद आते उन दिनों के जन्मदिन? मुझे साहब, आजकल तो क्या हो गया है कि ये फेसबुक और यूट्यूब और इतने सारे साधन हो गए, संसाधन हो गए पे एक दूसरे को बधाइयाँ देने के। लेकिन मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और छोटे घर में रहा करता था मैं, तो उस समय जन्मदिन होता था तो अपने मराठी में अपन कितना शीरा बनाते, उपमा, जो मराठी उपमा बनता था या गाजर का हलवा बनता था, किशमिश डलती थी उसमें। और वो भी स्टोव पे, क्योंकि उस समय गैस वगैरह का एक लिमिटेशन हुआ करता था। तो स्टोव पे जब गाजर का हलवा या इस तरह की कोई चीज बनती थी तो वो साल भर याद रहती थी, महकती थी। हाँ, क्या बात है। वो साल भर तक उसकी यादें जहन मतलब ताजा रहती थी। हाँ, तो वो ये सब चीजें हैं। और बचपन की बात करेंगे, किस तरह का संस्कार माता पिता की ओर से मिले? क्योंकि मनुष्य जब अपने आप को गढ़ता है तो गढ़ने के कार्य को माता पिता ही करते हैं। सबसे पहले गुरु भी माता पिता ही होते हैं मनुष्य जीवन के। और चूंकि आपने तो अपने आप को इस तरह पॉलिश किया है, इस तरह आप स्थिर भाव में आ चुके हैं कि महज 40वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन संगीत से जुड़ने के कारण जो गंभीरता आपके भीतर देखी जा रही, जो सादगी देखी जा रही, जो आपसे बातचीत करने का जो एक सुकून, एक सकारात्मक एनर्जी मुझे प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं मैं तो अभिभूत हूँ। लेकिन हम वो सीख सुनना चाहेंगे, वो संस्कार सुनना चाहेंगे जो आपको बाल्यकाल में ही मिल चुके थे और आज तक आप कंटिन्यू नहीं याद रखते। जी, जैसा कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं एक मराठी फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। और आमतौर पर हम कभी समाज की तरफ देखें तो मराठी समाज में बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्टली, वैसे तो सभी समाजों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पर मराठी जो लोग होते हैं वो उस समाज में बड़ा एक स्ट्रिक्टनेस बचपन से ही होती है, अनुशासन होता है। देन फिर संगीत मराठियों में बहुत ज़रूरी होता है। एक बंगाली कम्युनिटी, एक मराठी कम्युनिटी में म्यूज़िक आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से धीरे धीरे
सफ़र चलता गया है और आज तक जारी है। और हम भी, मेरी 2 बेटियां जी। हैं, उन्हें भी हम उसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि संगीत से जुड़ी शिक्षा, जिससे कि जीवन सार्थक हो जाए। जी। क्योंकि अब संगीत की बात शुरू हो गई है, तो आपके जीवन के संगीत के सफर को जानना चाहेंगे। जी। कौन सा वह दिन था, कौन सा वो वर्ष था जब आप संगीत के प्रति आकर्षित हुए? हालांकि संगीत तो आपको यूं कहें कि विरासत में ही मिला है, क्योंकि जी। पिता और बड़े भाई जी। दोनों अच्छे, भले ही शौकिया हो लेकिन अच्छे गायकों के बतौर पहचाने जाते थे। जी। आमतौर पर जैसा हम देखते हैं कि आज भी बच्चे जो है कि जब 2 महीने की छुट्टियां लगती है जी। तो अपने नाना नानी के घर, मामा मामी के घर जाते हैं। जी। तो उसी तरह मेरी 10th की एग्ज़ाम रिसेंटली ख़त्म ही हुई थी उस समय, और मेरा मन नहीं हुआ कि इस छुट्टियों में मैं कहीं जाऊँ, नानी के घर जाऊँ। तो मैं उस किस्मत से उस समय मैं छुट्टी पे नहीं गया, नानी के घर नहीं गया। और मेरा ध्यान में एक ऐसा, मतलब कीबोर्ड जो वाद्य होता है, केसीओ का जो छोटा आता है, मैंने वो उसे देखा और मेरी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इसे बजा के देखा जाए, इसे सीखा जाए। बिल्कुल। तो मेरे घर के सामने ही मेरे जो प्रथम गुरु हैं आदरणीय सतपाल सिंह जी पाली, जो कि झांसी के मूलतः निवासी थे, वो इंदौर में उस समय रहा करते थे जी। फिर उनसे मैंने कीबोर्ड की शिक्षा ली। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता गया। बहुत बड़े पियानिस्ट हैं हमारे इंदौर के, मृणाल व्यास जी, उनसे मैंने उसका फिर वेस्टर्न नोटेशन सीखना शुरू किया। तो काफ़ी समय तक मैंने इस शहर में कीबोर्ड के बतौर कीबोर्ड आर्टिस्ट भी मैंने काम किया है। हाँ जी। जिस तरह आपका नाम काफ़ी ख्याति के साथ लिया जाता है कि म्यूजिक को अगर आप कहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका संतूर का जो एक वजूद है वो स्पष्ट रूप से झलकता है। हाँ। आखिर ये प्रतिभा कहाँ से, कैसे, वो कौन सा गुरु होंगे आपके, या फिर भीतरी गुरु होंगे आपके, जिन्होंने कीबोर्ड पे भी, जब आप कीबोर्ड बजाते होंगे तो उसमें संतूर के प्रति आपका एक आकर्षण जो है पहली नज़र में, पहले ही स्वर में झलक उठता है? हाँ, आमतौर पर मैं जब कीबोर्डिस्ट था, तो ये करीब 10-12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ जी। इंदौर शहर में बड़े बड़े स्टूडियोज हुआ करते थे, म्यूजिक रिकॉर्डिंग के स्टूडियो हुआ करते थे, और उस समय का माहौल कुछ इस तरह का हुआ करता था कि उसमें आदिवासी संगीत या भजन का संगीत या प्राइवेट इस तरह के गीत काफी रिकॉर्ड होते थे और खूब चलते थे। बिल्कुल। आजकल वो परिदृश्य नहीं रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड हाँ, उस समय चुनाव वगैरह के भी हम काफी प्रोजेक्ट हमने और बाकी आकर्षक गीत बनते थे और बड़े प्रभावी तरीके से। तो उस समय जब मैं अरेंजमेंट, मैंने कई सारी कैसेट्स में मैंने म्यूजिक दिया था उस समय, और मैं जब म्यूजिक अरेंजमेंट हम जब करते थे तो मेरे जो संगीत वाले जो मित्र, जो मेरे सर्कल में रहते थे, टीम के जो लोग थे, वो आमतौर पर कहते थे कि यार मंगेश भाई, जब आपका हमने एक चीज पकड़ करी है कि जब आमतौर पे आप कोई कैसेट का या कोई सीडी के 8-10 गाने आप जब अरेंज करते हैं तो उसमें संतूर जो बहुतायत में पाया जाता है। बिल्कुल, संतूर की आवाज। हाँ, तो मुझे लगा, जबकि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी संतूर को हाथ भी लगाऊंगा या कभी इसको बजा के देखूंगा, लेकिन उस समय उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार ऐसा हो सकता है। देन फिर धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि यार ये संतूर कैसा रहता है, कैसा दिखता है, क्या होता है इस पे। तब फिर मेरा रुझान संतूर की ओर लगाव बढ़ता चला गया। काफी आकर्षक म्यूजिक सिस्टम है, वाद्य यंत्र है कहेंगे, साज है कहेंगे, लेकिन आपने विधिवत शिक्षण ग्रहण किया और कहीं ना कहीं ये है कि एक साधक के रूप में किया। आपने जब गुरु किए तो मुंबई के किए, स्वर्गीय पंडित उल्लास बापट, कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा नाम जिनका R.D. बर्मन साहब के साथ फिल्म दुनिया में या बाकी म्यूजिक के जितने भी बड़े थे, उनका संतूर, कहीं ना कहीं संतूर की झनकार तो सुनाई दे जाती थी। कितना भाग्यशाली मानते हैं इतने श्रेष्ठ गुरुजनों का? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा, और इस चैनल के माध्यम से भी हमारे जितने भी इंदौर के दर्शक हैं और जितने भी संगीत साधक है या किसी भी चीज दुनिया भर के दर्शकों से, उनसे मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि आमतौर पर मुड़े साहब बड़े शहरों में बड़े शहरों में क्या होता है कि बाहर के कलाकार आते हैं, बिल्कुल सही कहा, उनका प्रोग्राम होता है, लोग सुनते हैं, ताली बजाते हैं और खत्म, बिल्कुल दूसरे दिन फिर वो भूल जाते हैं, रूटीन लाइफ। इंदौर में भी कई बड़े बड़े आर्टिस्ट आज भी आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, और लेकिन उनके आने का देखिए औचित्य क्या होता है। जब मेरे गुरुजी पहली बार इंदौर में मेरे सामने, मेरे को जब मैंने पहली बार जब पेपर में पढ़ा था कि संतूर वादक पंडित उल्लास बापट जी का इंदौर में शो है,
तो मैं सुनने गया, क्योंकि मैंने जो बताया आपको, मेरा जो क्यूरियोसिटी थी, बिल्कुल वहाँ तो से हाँ फीडबैक के साथ बढ़ गई थी। हाँ कि यार चलो संतूर कुछ संतूर की आ बात रहे हुई, हैं तो संतूर चलिए को अपन लोग संतूर मुझे सुनने related चलते हैं। जी। मैं संतूर का प्रोग्राम सुनने गया, अभिषेक गावड़े जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने वो कार्यक्रम म्यूजिक कॉलेज में रखा था क्लासिकल का। जी। तो मैंने जब वो कार्यक्रम देखा, वो कार्यक्रम को सुना, और पंडित जी से मैं मिला, तब मैंने सोच लिया था कि यही मेरी नैया को पार लगाएंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप गाते हो या बजाते हो या कुछ भी करते हो, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व आता है जिससे आप प्रभावित होते हो, तो आपको उनके पास सीखने जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता मिलता है। तो मैंने उस समय फिर गुरुजी को निवेदन किया कि मैं भी इस वाद्य यंत्र के साथ अपना कुछ चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने सहर्ष मुझे एज ए शिष्य स्वीकार किया, और बस वो सफर आज तक चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं सादगी, असाधारण व्यक्तित्व आपके गुरुजी का यहाँ झलक रहा है, जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी माया नगरी के किंग मेकर, म्यूजिक के किंग मेकर के रूप में अपनी साधना पूरी की है। लेकिन बावजूद इसके देवी अहिल्या की नगरी के एक लाल को उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का एक सर्वश्रेष्ठ संतूर वादक बनाने में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं, अभी तो बस, लेकिन हम यदि बात करते हैं तो हमारी बात करते हैं, जब हमारी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यूं भी देश भर में कितने संतूर वादक के आपके नॉलेज के साथ? हाँ, अगर हम देखें तो 75 to 100 प्लस होना चाहिए। 130 करोड़ का ये देश है जी, 135 करोड़ का। कितनी बिगली शख्सियत है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, जी मध्य प्रदेश में हम अगर देखें तो मेरे जो जहन में है, जो क्लासिकल म्यूजिक भी बजाते हैं, तो 3 से 4 संतूर वादक वादिकाएं हैं, जबकि वादक तो नहीं देखे मैंने, एकमात्र आप ही मैं भी जी। लेकिन वादिकाएं मैंने देखी है मतलब भोपाल की श्रुति दीदी, श्रुति अधिकारी जी बहुत अच्छा संतूर बजाती है वो, और वर्षा अग्रवाल जी उज्जैन से है, और एक बहुत ही प्यारी बिटिया है उज्जैन शहर की, प्रकृति वाहने। ये सभी क्लासिकल के बहुत धुरंधर कलाकार हैं। बिल्कुल, एक कश्मीरी साज कहा जाता है संतूर को, लेकिन अब मालवा की धरा पर ये धूम मचा रहा आपके माध्यम से कहने के इसके बारे में बताइए कुछ, कि किस तरह इसको बजाया जाता है और आप कितनी रियाज करते हैं इसको, बिल्कुल इसके सुरों के साथ, बिल्कुल इसके तारों के साथ जब आप छेड़ना स्टार्ट करते हैं तो देखने वाला देखते रह जाता है और सुनकर कहीं मंत्रमुग्ध हिस्सा हो जाता है कि फिर वो कहीं भी ध्यान लगाना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा जो करियर था म्यूजिक का, वो एज ए कीबोर्डिस्ट मैंने शुरू किया था, और कीबोर्ड आमतौर पर बॉलीवुड या इस तरह का जो सुगम संगीत होता है उसी के इर्द गिर्द होता है जो कीबोर्ड वादन होता है। आमतौर पर जितने भी कीबोर्ड वादक है वो बॉलीवुड और इसके इर्द गिर्द ही क्योंकि सुनना लोग वही चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में भी 10-15 साल का जो मेरा करियर था उसमें पूरी तरह से सुगम संगीत ही घुसा हुआ था, क्योंकि क्लासिकल तब तक मैं सीखा नहीं था, मुझे आता नहीं, आज भी नहीं आता। तो मैंने जब ये वाद्य को पहली बार देखा तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि इस वाद्य के द्वारा मैं इसमें जो लिरिकल पार्ट होता है, जो हमारे गीत होते हैं, सुगम गीत होते हैं, उसको मैं इस पे बजाऊंगा। ये मैंने पहले दिन ही सोच लिया था। फिर मेरा जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाना शुरू किया। मैं 5 से 7 साल तक मेरे गुरुजी के चरणों में ही रहा। मैं बॉम्बे आता जाता था, यहाँ से इंदौर से बॉम्बे आना जाना और सीखता था। क्लासिकल की मैंने इंदौर आकाशवाणी से मैंने बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट का मेरे को ग्रेड मिली हुई है। क्या बात है। लेकिन फिर भी मुझे जो मेरा जो रुझान है, जो मेरा जो प्यार है वो सुगम संगीत की ओर ज़्यादा है। तो मैं जब भी संतूर बजाता हूँ तो मोस्टली टाइम में सुगम संगीत इस पे बजाता हूँ, जिससे कि एक आम आदमी भी सोचता है कि अरे वाह, ये गीत भी संतूर पे बज सकते हैं। क्योंकि इसके पहले कभी किसी ने मतलब मेरे जहन में नहीं है कि, या हम गूगल पे भी अगर देखते हैं तो कोई ऐसा मुझे दिखते नहीं है जो 3 घंटे तक आपको अलग अलग गीतों पर एक ही संतूर की एक ही ट्यूनिंग पर आपको अलग अलग गीत सुना। लेकिन अब आपकी जो पहचान है, यूँ कहे कि खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए और देश भर में भी आप संतूर वादक के रूप में पहचाने जाते हैं। कितने आयोजनों में हिस्सा ले चुके होंगे, किस तरह के बड़े आयोजनों में हिस्सा ले चुके होंगे? कोई आप इसको लेकर भी कोई स्टडी है आपके पास कि इतने वर्षों में इतने आयोजनों में हिस्सा लिया? किसी तरह का कोई संस्मरण हो कि आपको बजाते हुए देखकर पब्लिक जो है ठिठक कर खड़ी सी रह गई हो? अब ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल है कि पब्लिक ठिठक कर खड़ी रह गई, क्योंकि खड़ी तो होना है कि संतूर को देखकर ही ठिठक कर खड़े होने की बात होती। संतूर की हम यदि चर्चा भी करते हैं तो इतना अपनत्व का भाव लगता है, क्योंकि बात संगीत की है, और जब संगीत का नाम आता है तो कहने के दिलों के तार भी बिल्कुल खूब जुड़ते हैं। और इस संतूर के साथ एक खास बात ये है कि
ये हमारे भारत का अकॉस्टिक वाद्य है, एक नेचुरल वाद्य है। और हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति के अगर सबसे करीब कोई इंस्ट्रूमेंट है जी। तो वो संतूर है। अगर मैं सिर्फ 2 तार को सिर्फ एक ट्रिमुलो यहाँ से करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पहाड़ों और नदियों के झरनों के बीच में कहीं हैं। थोड़े बजा जी जी जी, चलिए इस बात में अपन थोड़ा सा पब्लिक को सुनाते हैं। बिल्कुल वाह, बिल्कुल। वैसे सुनाते सुनाते बोल भी सकते हैं। चलिए आइए। झरने दिखने लगे। क्या बात है। संतूर बोलता है, शब्द चलता है। वाकई ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जो है कितनी अद्भुत है, यहाँ पता चलता है। इस वाद्य यंत्र को अन्य अन्य देशों में भी पहचानते हुए किस तरह पहचानते, किन किन नामों से पहचानते, आपकी काफी इस विषय में स्टडी है। हाँ, क्योंकि अब चूंकि सही कहा, हाँ, आप तो पीएचडी कर लो। जैसा कि इसके जो हिस्ट्री है, पार्शियन वाद्य है संतूर, और हिंदुस्तान में काश्मीरी मौसीकी के माध्यम से आया है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इस वाद्य को हिंदुस्तान में क्लासिकल वाद्य के रूप में इसे स्थापित किया है। पहले आमतौर पर कश्मीर में इसे सूफियाना मौसीकी के साथ, यानी सूफी संगीत के साथ संगत के रूप में इसे बजाया जाता था। लोक वाद्य के उसमें बजाया जाता था। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इसे हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत के रूप में इसे स्थापित किया। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इसका ट्यूनिंग की पद्धति है। बिल्कुल। जैसे अगर यदि हम बात करें, ईरान में इसे ईरानी संतूर कहते हैं, और चाइना में इसे यांग क्वीन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका तरफ यदि हम जाते हैं तो वहाँ पे इसे हैमर डल्सीमर कहते हैं। और यदि हम ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ देखें तो इसे हैक ब्रेथ, जर्मनी में देखें तो हैक ब्रेथ कहते हैं इसे। तो अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन बजाने का तरीका यही है। एक हैमर होता है, यानी कि ये कलम, और इसके द्वारा तारों को स्ट्राइक करना है। ये इसका एक बेसिक जो हम कह सकते हैं बेसिक बजाने का जो तरीका है वो ये है। लेकिन अलग अलग देशों में इसका डिज़ाइन, साइज और अलग अलग होता है, वो वहाँ के संगीत के हिसाब से। क्या बात है। चलिए, आप संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं एक ऐसे कलाकार बन चुके हैं। कहीं कीबोर्ड से आपने स्टार्ट किया और आज संतूर के अच्छे श्रेष्ठ वादक के रूप में आप पहचाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है। आप जैसे शख्सियतों से हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही नहीं, आज का दिन भी सार्थक हो गया है। आपको कितना अभिभूत करता है, क्योंकि आज तो हम आपके 40वें बर्थडे के मौके बैठे और उसका सेलिब्रेशन संतूर की तारों की खनगनाहट, झनझनाहट के बीच हम उसे भुला चुके हैं। हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। पारिवारिक रूप से किस तरह से आप जुड़े हुए हैं? आपका तो पूरा परिवार ही संगीत को समर्पित देखा जाता है। इंदौर शहर में खासतौर से देवी अहिल्या की नगरी में जगताप परिवार का नाम जहाँ जाता है, वहाँ संगीत की चर्चा शुरू हो जाती है।
जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पापा उनके स्कूल कॉलेज लाइफ में गाते थे, मम्मी भी मेरी भजन गाती है। ओके। भैया को सबसे पहले पापा के द्वारा भैया को मिला, भैया बहुत अच्छा गाते हैं मेरे, मनीष जगताप जी। और उनको देखा देखी मुझे भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी हुई और मैंने वो कीबोर्ड बजाना शुरू किया था। मैंने कहा यार भैया तू गाना और मैं तेरे साथ बजाऊंगा। यहाँ तक तो एक सफ़र चला। आफ्टर दैट मेरी शादी भी श्रद्धा जगताप, डॉक्टर श्रद्धा जगताप से हुई, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। बिकॉज आपका एक अच्छा हमसफर आपकी लाइफ बदल सकता है। बिल्कुल। और संगीत में वो बहुत आगे है मुझसे, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत में बहुत उसका ज्ञान है। तो मुझे आज भी कई चीज़ें शास्त्रीय संगीत से संबंधित या स्वरों को पकड़ने की जो एक क्षमता होती है, कई बार मैं कुछ गलती करता हूँ तो वो मुझे तुरंत बताती है। तो एक समीक्षक की बतौर हमेशा बिल्कुल एक समीक्षक कम गुरु, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हाँ जी, ये वाकई यदि किसी पुरुष से हम बात करते हैं, यूँ कहा जाता है कि समाज को पुरुष प्रधान कहा जाता है, तो मंगेश जी से मिलने के बाद में इस बात को पूरी तरह से झुठला दिया जाता है कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को, उनके ज्ञान को इतना सैल्यूट किया है कि गुरु तुल्य मान के, मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा किसी नारी का। यदि श्रद्धा जगताप जी की हम बात कर रहे हैं तो नारी समाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी भी एक नारी की बात करते हो, एक नारी को सम्मान देते तो सारी महिलाओं की बात आती है उसमें। कहने कि आपका व्यक्तित्व और आपका जो संवेदनशील हृदय है, इस तरह की बातों से खुलकर सामने आ रहा है कि आप किस तरह कितना मान किसको दे सकते हैं। उस पराकाष्ठा पर जाके आपने उस मान को देने की कोशिश की। आप अपने जीवन में जितना एक साधक के बतौर, मैं खुद आपको महसूस कर रहा हूँ कि संगीत का एक वाद्य बजाने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक साधक के बतौर भी देखा जाता है। किस तरह जीवन को साध रहे, क्या योग, प्राणायाम या अन्य किसी गतिविधि से भी जुड़े हुए आप? हाँ बिल्कुल, वैसे तो म्यूजिक ही अपने आप में मेडिटेशन का काम करता है, लेकिन मैं योगा भी करता हूँ डेली। और फिजिकल भी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। जैसे कि मेरा रनिंग में बड़ा रुझान है, तो मैं 10 से 11 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ। देन कुछ समय में, जैसे जब हम हफ्ते में 3-4 दिन रनिंग करते हैं और 2-3 दिन साइकिलिंग करते हैं, और साइकिलिंग भी 50-50 किलोमीटर की करते हैं, तो कहीं ना कहीं, और आज के जो ये चल रहा है सब कोरोना काल, तो इसमें हर आदमी के लिए जरूरी कि कहीं ना कहीं वो इंटरनल पावर को अपने ऑर्गन्स को स्ट्रांग करके चले, आगे बढ़े, अपने आप को स्वस्थ रखे, अपना फिटनेस बना के रखे। लेकिन यही वो बात आती है कि आज सकारात्मक एनर्जी की बेहद आवश्यकता है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं म्यूजिक से मिल सकती है। खास बात है कि शास्त्रीय संगीत से मिल सकती है, आप जैसे लोगों के सानिध्य में रहने से मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि वाकई संतूर को सुनने वालों की संख्या बहुतायत में है या फिर नहीं के बराबर है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको मेरे कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मेरे कई संगीत वाले जो दोस्त हैं वो भी मेरी बात से वाकिफ़ रखेंगे, या जो नहीं रखते वो ज़रूर सुने। मैंने देश में विदेश में हर जगह बहुत काम कर रहा हूँ मैं, अभी भी चल रहा है मेरा सफ़र। और जब मैं ये संतूर बजाता हूँ आज भी कहीं भी, तो मुझे एजेड लोग आकर के पूछते हैं कि मंगेश जी ये क्या है? अच्छा, इसका नाम क्या है? ये क्या सितार है? ये क्या सरोद है? तो मैं कहता हूँ नहीं, ये संतूर है। अच्छा, संतूर है तो उस पे तो क्लासिकल म्यूजिक बजता है। तो मैंने कहा नहीं, ये कुछ एक नया प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम फिल्मी गाने सुनाते हैं। तो शुरू में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को बताने में कि ये संतूर और इसको ऐसे बजाते, तो वो सब शिवजी का एक आवरण लोगों ने देख रहा कि अच्छा वो जो बड़े बड़े बाल वाले वो, हाँ जी वो ही है। तो लेकिन अब धीरे धीरे संतूर का जो एक क्षेत्र है पसंद करने वालों को, लाइट म्यूजिक का, ये काफ़ी बढ़ रहा है। और जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी काफ़ी लोग मेरा बजाया वो पसंद करते हैं, और उनकी फरमाइशें भी भेजते हैं कि मंगेश जी ये गीत बजाइए, कभी वो गीत बजाइए। तो एक धीरे धीरे अब इसका क्षेत्र बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा जी। जब क्षेत्र बढ़ता है तो व्यक्ति का लक्ष्य भी बड़ा होता है। आप अर्जुन की भांति जिस तरह से आपने संतूर को आत्मसात कर लिया है कुल मिलाकर, तो इसी वाद्य यंत्र को लेकर आपका एक लक्ष्य भी, एक गोल भी तय हो चुका होगा। वो गोल कौन सा है? क्या करना चाहते हैं संतूर के साथ? देश दुनिया को क्या दिशा देना? मैंने जब ये मेरा अनुभव मेरे गुरुजी को जब बताया था कि गुरुजी, आमतौर पर होता ये है कि यदि कोई बड़ा कॉन्सर्ट है किसी क्लासिकल का, तो उसमें चुनिंदा लोग जाते हैं। जैसे 1000 लोगों की कैपेसिटी है तो 1000 लोग ही इसको सुन पा रहे हैं जी, है ना? या तो लेकिन जब हम लोग ये वेडिंग इंडस्ट्री या इस तरह के कारपोरेट शो में बजाते तो उसमें असंख्य लोग सामने खड़े होते हैं, और उन तक इस वाद्य को पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। जन जन तक इस वाद्य को पहुंचाना है, इस वाद्य की आवाज़ को पहुंचाना है, और आदमी वो पहचान सके कि यार ये तो संतूर बज रहा है। बिल्कुल, ये मेरा लक्ष्य है सर। बिल्कुल, और मैंने भी देखा है कि आप जैसे एक बड़े कलाकार
जिन्हें एक बड़े मंच पे एक बड़ी जगह बैठकर संतूर का वाद्य करना चाहिए, करते भी हैं आप, लेकिन बावजूद इसके लोगों के सुकून के लिए आप कई आयोजनों में शिरकत करते हो और बड़ी खुशी खुशी के साथ में संतूर की धुनों पर लोगों को बिल्कुल एकाग्रचित्त करने पर मजबूत करते रहते हैं। कई बार तो ये भी देखने आया कि वेडिंग वाले आयोजन जब होते हैं उस समय व्यक्ति दिन भर का वर्कआउट करने के बाद जब शादी में पहुंचता है, हाथों में प्लेट लेता है, लेकिन जैसे ही संतूर की धुनें उसके कानों में पड़ती है तो जब ऐसे ही वो तनाव मुक्त होता है, वो कहीं ना कहीं अभिभूत करने वाला पल होता है। और उसके साथ जब व्यंजन लजीज व्यंजनों का आनंद लेता है तो कहीं ना कहीं संगीत कहीं ना कहीं म्यूजिक से शांति मिलती है। बिल्कुल, शांति में किया हुआ भोजन उधर में जाने के बाद में जठराग्नि में पहुंचता है और एक हवन का काम करता है। क्या बात है। आपका जन्मदिन वाकई खूब सार्थक हो गया मेरे लिए, मेरे जीवन के हिसाब से भी बात मेरे लिए भी बड़ा अच्छा यादगार है। बहुत सुंदर गोल वाले सारे क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत विस्तृत तरीके से हो गई। अब अंतिम एक की बात है कि आपकी पसंदीदा कोई एक बढ़िया सा गीत हमको सुनने को मिल जाए संतूर के माध्यम से, फिर हम क्लोजिंग की ओर जाएंगे। जी वैसे तो इस जो संतूर वाद्य है इसको एक गीत ने आम जन तक पहुंचाया था। फिल्म रज़िया सुल्तान का एक गीत है, ए दिले नादा। क्या बात। इस गीत से संतूर की आवाज लोगों तक पहुंची, कानों तक पहुंची। लेकिन आज मैं वो नहीं बजाऊंगा क्योंकि बहुत बार मैं बजा चुका हूँ ये दिले नादा। मैं आज ना मौसम के हिसाब से चूंकि बारिश हो रही है जी, और बहुत तेज बारिश हो रही है तो मैं उसके लिए एक गाना बजाता हूँ। और ये गाना जो है पंचम दा का है जी, और मेरे गुरुजी द्वारा ही बजाया गया है। और ये पंचम दा की आखिरी मूवी थी जो मेरे गुरुजी ने बजाई थी। क्या बात। क्योंकि उसके बाद पंचम दा का देहांत हो गया था। तो आइए हम पंचम दा को और मेरे गुरुजी को याद करते हैं 1942 लव स्टोरी से, रिमझिम 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 झुम। क्या बात। तो आज के मौसम के हिसाब से क्या बात है, लाजवाब, खूब सुंदर, खूब आनंद। क्योंकि कहीं ना कहीं जन्मदिन के मौके पर हम बैठे हुए और आपकी इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों को सुन भी रहे हैं। आपका जन्मदिन है लेकिन आनंद और लुत्फ हम उठा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आज आपका 40वां जन्मदिन है। 40वें जन्मदिन के मौके पर इंद्र देवता ने भी आपको खूब आशीर्वाद दिया और इंद्र देवता ने जब आपको आशीर्वाद दिया तो आपने बारिश से जुड़ा रिमझिम वाला संतूर वाद्य भी प्रस्तुत कर दिया। आपको द प्राइम टॉक शो के स्पेशल सेगमेंट में हिस्सा लिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बर्थडे सेलिब्रिटी के रूप में आपने हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं हम भी कृतज्ञ हैं आप जैसा एक साधक, आप जैसा एक अच्छा कलाकार जिसकी पहचान कहीं ना कहीं हर मंच से होती है, देश दुनिया में होती है और वो कलाकार आज हमारे साथ है। आपको द प्राइम टॉक की ओर से जन्मदिन के मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह देश दुनिया में संतूर वाद्य को बढ़ाते रहे, आप स्वयं भी बढ़ते रहे और देवी अहिल्या की नगरी का नाम यूं ही रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।